हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश साहू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करके अब आगे चैप्टर के कदम बढ़ा रखा है बच्चों, और आज से शुरुआत कर रहे हैं एक नया चैप्टर की जो कि बेस्ड है उसी इकाई 1 की। क्या है, हम आज चर्चा करेंगे बच्चों किसके बारे में। आपके जो चैप्टर नंबर क्या है, ये 2 है। चैप्टर नंबर 2 मतलब क्या, चैप्टर एक्चुअल में 4 है आपके एससीईआरटी बुक में, आपके सीजीपीएससी बुक में, लेकिन एक पहले यूनिट की बात कर रहा था मैं। पहले यूनिट में 2 चैप्टर है और उस चैप्टर को मैं पहला डिस्कशन कर रखा था, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। अब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं और शुरुआत करने जा रहा हूं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में अच्छे से डिस्कशन किया था, अम्ल, क्षार और लवण के क्वेश्चन किए थे, आपको काफी हद तक हेल्प हुआ होगा और उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए होंगे। आप जो है हम लोग के साथ तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जो है इसको अच्छे से देखेंगे और अच्छे से करेंगे। इसी कड़ी में मैं आज ये बताना चाहूंगा आपको कि आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, माइंड मैप करने जा रहे हैं। किसके बारे में, कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किससे कितना क्वेश्चन आता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, हम क्या किए थे, पहले क्वेश्चन को हम क्या करते थे, 1 नंबर 2 नंबर और जो 3 नंबर 4 नंबर का बटा हुआ था उस पर हम डिस्कशन करते थे, पीवाईक्यू लगाते थे और क्या करते थे, उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर से, और कैसे इसको अच्छे समझे इस चैप्टर को, तो एक बार मैं आउटलाइन टाइप आपको माइंड मैप करा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप तैयार हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और माइंड मैप के लिए? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये जबरदस्त सेशन बच्चों। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपके चैप्टर स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है किसके बारे में, आपको पता चल जाता है हमें पढ़ना है परमाणु तत्व और उसके स्थान के बारे में। तो आप कक्षा 9वीं में पूरा क्या होती है परमाणु, क्या होती है तत्व, क्या होता है परमाणु भार, क्या होती है परमाणु क्रमांक, ये सब पढ़ के आए हुए होंगे और आए भी है, आपको पता भी है और आप जानते भी है। और मैं मान के चलता हूं, अगर नहीं भी जानते तो भी जानते हैं करके मैं मान के चलूंगा, क्योंकि हम आपको A to Z छोटा छोटा चीज अभी नहीं बताने वाले, क्योंकि एग्जाम का टाइम है। आपको हम एग्जाम का आपको पूरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आपको पूरा बेसिक जानकारी चाहिए आपको और पूरा डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे ऐप में आइए और पूरा A to Z आपको मिल जाएगा हमारे अभिप्सा ऐप में। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो तत्व होती है उसका स्थान को निश्चित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया। उसी बीच में हमें सबसे पहले पता चलता है कि जो 2 वैज्ञानिक है आपका, कौन कौन है बच्चों, डाबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखो सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले डाबेराइनर से आए, वो बोलते हैं कि मैं जो है तत्वों के बारे में बताना चाहूंगा और अपना मत दिए क्या, कि कैसे जो सीक्वेंस में चलने वाली जो तत्व रहते हैं उसका स्थान जो है ना, वो कैसे डिसाइड होता है। तो उन्होंने बताया कि जैसे क्रमगत 3 जो आपके क्या है तत्व है, उनमें जो प्रथम और तृतीय तत्व क्या कर दिया जाए, एवरेज निकाल दिया जाए, फिर औसत निकाल दिया जाए। तो उसका जो परमाणु भार है, परमाणु भार की बात कर रहा हूं, वो जो है बीच वाले जो परमाणु आपके जो तत्व है उसके परमाणु भार के बराबर निकलता है। हाँ भाई ठीक है, ये बोल दिया था कौन, डोबराइनर सर ने। तो फिर कभी हद तक पता चलता है कि इसमें भी कुछ कमियां थी। फिर हम बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक की ओर चलते हैं। फिर दूसरे वैज्ञानिक में मुझे पता चलता है कि न्यूलैंड नाम का एक वैज्ञानिक है, सारे गामा पधा नी करके जो स्वर होती है, उसी क्रम में भी हमारा क्या चलता है, तत्वों के जो सीक्वेंस हो चलता है उस स्थान से तत्व जो है फॉलो करता है। इस बारे में बताया था किसने, न्यूलैंड सर ने। फिर पता चलता है मुझे कि ये जो है बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अक्रिय गैस के बारे में चर्चा हुई, इसका स्थान आप निश्चित नहीं बता पा रहे हो। अगर उसके बाद आ रहा है कोई और सोडियम पोटेशियम, ये भी आ रहा है नीचे में, तो वो कैसे अचानक से आ जा रहा है, सीक्वेंस फिर कैसे बिगड़ रहा है, इस पर भी कुछ कमियां आई हैं। मैं पूरा डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा इस पे, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर जानकारी लेना क्या है ये बता रहा हूं ना। तो आप बिल्कुल ना घबराइए मत, आप बस फ्लो में आइए। आपका रिवीजन करा रहा हूं, एक तरीके से कहा जाए बच्चों, तो मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या बात कर रहा था, न्यूलैंड सर का भी फेल हो गया, चलो ठीक है। अब बात आती है लोथर मेयर वक्र की। ये कर्व जो बनाता है लोथर मेयर, इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है बच्चों आने वाले दिन में कंपटीशन एग्जाम में भी, और आपके एग्जाम, ये आपके सीजीपीएससी बोर्ड में जो एग्जाम है उसमें भी इससे क्वेश्चन आती है। बस आपको ये चीज जानना पड़ेगा, इसमें आपका क्या करना पड़ता है, परमाणु भार और उसके आयतन, परमाणु भार, सॉरी इधर क्या होता है, इधर रहता है परमाणु भार रहता है, इधर लिख दो परमाणु भार और इधर लिख दो आयतन।
तो वो बताता है कि कैसे जो ग्राफ है ये सीक्वेंस से चलता रहता है और जो टॉप जो शिखर में है और जो गर्त बोलते हैं जिसे, है ना, खैर इसको आप हाई क्लास में पढ़ोगे, ये इसका क्वालिटी इसका क्वालिटी इसका क्वालिटी मतलब इसका गुणधर्म सेम है, इसका गुणधर्म सेम है। इस प्रकार इन्होंने भी लोथर मेयर वक्र भी लोथर सर ने अपना वक्र में बताया कि कैसे तत्व जो है इस प्रॉपर्टीज का फॉलो करता है और ये जो है आपको तत्वों को आप निश्चित स्थान दे सकते हैं। फिर इसमें भी कुछ कमियां निकली, अब ज्यादा कमियों के बारे में बात नहीं करेंगे, कमियां निकली, फिर पता चलता है कि कोई और वैज्ञानिक आया जो अपना मत दिया। फिर मुझे पता चलता है कि मेंडलीव जो है वो काफी हद तक इन तीनों साइंटिस्ट का जो मत था उसको तोड़ करके, मतलब उन सब के जो कमी था उसको खत्म करते हुए अपने से एक नियम दिया और जबरदस्त नियम दिया मेंडलीव का वर्गीकरण। वो बोलता है कि क्या बोलता है बच्चों, वो बोलता है रिजल्ट देता है कैसे, देखो हम बात करते हैं तत्वों के गुणधर्म उनके आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है, और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखो मोस्ले सर ने क्या बोला था कि तत्वों के गुणधर्म जो है उनके आयतन के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म जो है उनके आयतन के आवर्ती फलन मतलब क्या, वो जो आयतन है और परमाणु भार है उनके बीच में संबंध जो बताया था, कौन बचाया, रिजल्ट कौन दे दिया अपना, वो अपना दे दिया परमाणु भार और आयतन के संबंध में उन्होंने दिया कौन, लोथर मेयर वक्र ने बता दिया, लोथर सर ने बता दिया। फिर ये रिजल्ट हुआ, ये भी अनसक्सेसफुल निकला। फिर बात आई मेंडलीव सर के बारे में। फिर मेंडलीव सर बोलते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब क्या, परमाणु भार और उनके जो क्या है जी, परमाणु भार और उसके जो गुणधर्म है किसके, तत्वों के, उस बेस में काम करता है। मतलब कैसे, हाइड्रोजन का अगर मैं मान के चलूं 1 है, उसके बाद लिथियम का आ रहा है 2 आ रहा है, फिर नीचे चलता हूं मैं सोडियम का देखा 22 आ रहा है, फिर ये सीक्वेंस से चलता रहता है और सब समान गुणधर्म वाले हैं जिसका एक सीक्वेंस से चलता रहता है, वो उसकी आवर्ती फलन होती है। मतलब वो बोलता है कि मैं अगर कोई टेबल बनाऊं, आवर्त सारणी बनाऊं, आवर्त सारणी मतलब क्या, आप पूछोगे सर आवर्त सारणी क्या है, तो तत्वों को एक क्रम में रखा जाता है, निश्चित क्रम में रखा जाता है, उसको सुव्यवस्थित ढंग से जहां पर फिट करके एक सारणी तैयार की गई है ना, आसान भाषा में बोलूं तो उसको बोलते हैं आवर्त सारणी। अब मेंडलीव सर ने अपने आवर्त सारणी किस बेस पे दिया, बोल दिया, अगर ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि बोल दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके आयतन के आवर्ती फलन होता है। किसने कहा, क्या बोलोगे भाई, लोथर मेयर वक्र के अनुसार। क्लियर, लोथर सर के द्वारा कहा गया। फिर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती होता है। ये सही है, किसने बोला, लिख दो, किसने बोला भाई, मेंडलीव सर ने कहा। क्लियर। फिर लास्ट में आया, फिर लास्ट में क्या आया बच्चों, लास्ट में आया आपका आधुनिक आवर्त सारणी। हाँ देखो, अब ये जो काफी हद तक इन तीनों का पोटीबंद ही कर दिया था बोला जाए तो फिर इसमें भी कुछ कमी निकली है ना, तब जाके कुछ आया होगा, क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। अब सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी पर, और ये जो है अभी तक चल रही है, इसमें भी खोज हो रही है बच्चों, तत्वों को पूरा खोज हो रहा है, नया नया तत्व जो है इस बेस में जो चल रहा है आपका आवर्त सारणी, उसी में ही ऐड हो जा रहा है। आज भी आप देखेंगे तो आज भी नए नए तत्वों की खोज साइंटिस्ट द्वारा की जा रही है, और किस पर चल रहा है वो किस पर क्रम में रखा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के हिसाब से जो चल रहा है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, उसी में नए नए खोज को भी, नए नए तत्वों को भी ऐड किया जा रहा है। तो मतलब सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो संघर्ष सबने किया, लेकिन अब चली आ रही है किसका, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, जिसको किसने दिया, सबसे ज्यादा पूछे जा रहे प्रश्न, तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है तो आंसर भी हम बोलेंगे मोस्ले सर ने। ठीक है, मोस्ले द्वारा दिया गया। ठीक है, हम साइंटिस्ट पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, कौन कौन साइंटिस्ट, मैं आपको नाम बस बता रहा हूं, पूरा नाम आपको नहीं बता रहा हूं, आप बुक से भी देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है ना बच्चों, आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, हाँ हम आपको पूरा माइंड मैप करा रहे हैं, तो यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं कि अब ये तो रिजल्ट निकला, ये सब हुआ, अब पता चलता है कि कुछ तो कमी रही होगी किसमें जी, मेंडलीव के आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां रही होगी। ठीक है, उपलब्धियां रही, सब लोग जश्न मना रहे थे, फिर क्या, सब लोग जश्न मनाए, क्यों, क्योंकि बहुत सारा चीज का जवाब दे दिया था किसने भाई, मेंडलीव ने। वो बोल दिया कि हर जो तत्व है उसका सीक्वेंस में चलता है, उसका गुणधर्म जो दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई देता है, संयोजकता क्या क्या होती है, ये सब पूरा जानकारी बता दिया मेंडलीव सर ने। फिर एक बाधा आया, अवारा तत्व, आवारा हूं बोलता है कौन,
हाइड्रोजन, वो उसका स्थान निश्चित नहीं हो पाया। अगर मैं परमाणु भार की बात करूं हाइड्रोजन का, उसका 1 होता है और उसको आप एक सामने में क्यों रख रहे हो। उसका स्थान को अगर मैं बात करूं तो 17वें वर्ग में भी रख सकता हूं। ऐसा कुछ बात छिड़ा उस टाइम में कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन वाला है तो इलेक्ट्रॉन वाले को पीछे भी खींच सकता हूं, पीछे भी फेंक सकता हूं, ये बोला गया। फिर ये आवारा हूं, ऐसा बोलता है हाइड्रोजन। अब क्या समझ में आया कि कुछ तो कमी रह गई है मैंड्रिप सर के, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस बारे में, हाइड्रोजन के कैसे समझा नहीं पाया, हाइड्रोजन के बारे में कौन नहीं बता पाया, मैंडलिप ने, तो कैसे नहीं बता पाया, उसकी कमियां बताइए, ये भी पूछ दे 4 नंबर में। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन आता है बच्चों। फिर ये होने के बाद पता चलता है कि कमी को दूर करने के लिए मोस्ले सर आए और मोस्ले सर जो है छा गए, आए और छाए, मोस्ले सर आए, मोस्ले सर छाए। क्यों? क्योंकि वो तो दे दिया क्या, आवर्त सारणी की उपलब्धियां बता दिया, आवर्त सारणी को अच्छे से बता दिया और आज तक चली आ रही है। तो बस यही सीक्वेंस में आपको काम करना है, यही सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, यही सीक्वेंस में आपको माइंड में पूरा मैप बनाना है, माइंड में आपको अच्छे से रखना है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको पूरा समझ में आ गया बच्चों। फिर हम देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है वो दिखाई कैसे देता है, बताने की जरूरत है क्या, आप जानते हो कि नहीं? सर हम जानते हैं, बता दीजिए। तो देख लेते हैं भाई, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि नया क्या है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी है। किसने दिया? मोस्ले सर ने। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप गूगल में सर्च करिए पीरियोडिक टेबल, तुरंत ये आ जाएगा। क्लियर? तो देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और लास्ट बचा पोटेशियम और कैल्शियम। सबसे पहले 20 के बारे में बताया जाता है, 20 को अच्छे से याद किया जाता है बच्चों को और 20 के ही ज्यादा काम होता है। फिर अब काम आती है संक्रमण धातु, जिसे क्या बोलते हैं भाई, डी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। किसे? डी ब्लॉक के तत्व। ये कहाँ होता है? स्कैंडियम से चालू होता है, जिंक तक खत्म होता है सर। फिर इधर बच जाता है क्या, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पता है ना धातु। देखो ये एस ब्लॉक बोलते हैं इधर। अब आपको पता है बोल के मैं चल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए टू जेड ना बताऊं, तो बता ही देता हूं भाई। ये हुआ अपना एस ब्लॉक के तत्व, ये हुआ अपना पी ब्लॉक के तत्व और ये हुआ अपना डी ब्लॉक के तत्व। और जो बच गया नीचे में फेंका गया भाई, नीचे में गिर गया है, वो क्या है? ए ब्लॉक के तत्व। लिख देता हूं भाई, ए ब्लॉक के तत्व। तो ये सब के बारे में पढ़ना है हमें, है ना। अब कौन कौन वैज्ञानिक ने दिया, क्या दिया, आवर्त इसको कैसे निश्चित किया, ये सब पूरा पढ़ना है इसमें। और आपको जो दिखा है रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या मिल गया हमें, ठीक है। और मजेदार बात बता दूं, ये इसको क्या बोलते हैं भाई, 17वें वर्ग जो तत्व है। देखो हाँ, ये भी बता दूं कि वर्ग जो बोल रहा हूं वो क्या है, जो आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर जो खड़ा हुआ डंडा दिख रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे जी, वर्ग बोलेंगे, ठीक है। और जो पंक्तियां नुमा जो दिख रहा है आपको, ये ऐसा ओरिजेंटल लाइन, उसको बोलेंगे आवर्त। क्लियर हुआ? चलो अब काउंट कर लेते कितना है, आवर्त कितना है पहले उसको देखते हैं। 1 2 3, ऐसा तो है, कंप्लीट तो है, 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो 7 तो हुआ, एक और 2 और दिख रहा है, 8 और 9 बोलूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो कहां से उठा है, देखो 57 से 71 तक के तत्व तो ये यहां पर लिखा हुआ है, उसको नीचे दिया गया है, वो बीच में ही आता है। फिर 89 से 103 का जो तत्व है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। मतलब ये कि ये जो दोनों बीच का है जिसको अलग से दिया गया है, ये जो है क्या बोल सकता हूं, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर का गुण दिखाते हैं। मतलब कहा जा सकता है तो बदतमीजी बोल सकता हूं, या फिर ये बोल सकता हूं कि अद्वितीय भी हो सकता है। ये बस इन लोगों से अलग ही गुणधर्म दिखाता है, इस कारण से नीचे रख दिया जाता है, अलग ही प्रकार के गुणधर्म दिखाते हैं। ये बोलता है कि कभी कभी मैं रिएक्ट कर देता हूं, अच्छे से रिजल्ट केमिकल रिएक्शन दे देता है इधर का तत्व, लेकिन ये बोलता है कि मैं आप कुछ भी करो हम रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये बहुत कहा जा सकता है विभिन्न प्रकार की गुणधर्म दिखाता है, इस कारण से ए ब्लॉक तत्वों को अलग रखा जाता है, जिसका हायर एजुकेशन में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। हायर क्लास में जब जाओगे तो इसको बहुत अच्छा डिटेल है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खैर हमें तो इनसे मतलब है। हाँ तो चलो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो ये सब समझ में आया। फिर इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखो 7 आवर्त पता चला और 18 जो है वर्ग है। आप काउंट करना चालू करोगे मेरे साथ तो आप काउंट कर ही सकते हो, या फिर मैं ही बोल देता हूँ भाई। इधर से करते हैं लोग, हम इधर से कर लेते हैं। 1 2 3, नहीं चलो इधर से करते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
मैं थक गया। 12, फिर 13, 14, 15, 16, ये 17 और ये लास्ट रहा 18। क्लियर? तो कितने वर्ग है जी? 18 वर्ग है। और कितने आवर्त है? 7। क्लियर हुआ? अब ये 7 तो दिखाई दे रहा है मुझे, सॉरी 17 तो दिखाई दे रहा है मुझे। तो 17वें वर्ग के तत्व को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस बोला जाता है ना, नोबेल गैस बोला जाता है, नोबेल तत्व भी बोला जाता है, अक्रिय तत्व भी बोला जाता है। और किसको? 17 की 18 को? 18 को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये किसी के साथ जुड़ के क्या नहीं बनाता? यौगिक बनाता नहीं है। क्लियर? कौन? 18वें वर्ग तत्व। और 17 को क्या बोलते हैं सर? इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। नहीं, 17वें को बोलते हैं क्या? 17वें को बोलते हैं क्या जी? ये है आपका विद्युत ऋणी तत्वों के जो समूह दिख रहा है आपको, जिसको बोला जाता है हैलोजन। हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। किसको? 17वें वर्ग को। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? पूरा कहा जाए तो माइंड जो है इस पर फोकस हो गया। अब आगे बढ़े तो चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं किसके बारे में? तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं। हाँ, अब ये तो समझ में आएगा, ठीक है। अब कोई बोल दिया कि सर आधुनिक आवर्त सारणी में आप सब चीज बता दीजिए, ये हो गया, क्या क्या गुण रहता होगा, कैसे ये वर्ग में चलूं मैं? अब अगर मैं बोलूं वर्ग में चलता रहूं तो मेरा परमाणु क्रमांक जो है, सॉरी मेरा जो परमाणु है, जो तत्व है वो क्या होता होगा? क्या तत्व जो है अगर कहा जा सकता है कि जैसे धातु है वो अधातु की ओर होता है कि अधातु जो धातु की ओर जाता रहता है, तो गुणधर्म क्या होता है? अगर मैं बात करूं उसके साइज का, आकार का, तो क्या तत्व जो सामने में जो है हाइड्रोजन हीलियम जो दिख रहा है, या फिर शुरू में जो है उसका जो साइज है वो ज्यादा, वो कम, या फिर लास्ट में जो है जो 18-17 नंबर के जो क्या है आपके वर्ग है उधर का है, उसका साइज ज्यादा या कम? तो उस संबंध में इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? चर्चा कर सकते हैं। और साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो आपके तत्वों के आवर्ती गुण है वो किस किस पर बेस्ड है? परमाणु भार पे, संयोजकता पे और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म पर चर्चा करना है। और विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव के बारे में चर्चा किया जा सकता है उसके आवर्ती गुण पे। अब ये कैसा होता होगा सर? इस पर भी चर्चा करेंगे। अब बोलता है कि लेफ्ट टू राइट चलो, ये कहां से जी? कहां से? लिथियम से तुम चल रहे हो फ्लोरीन की ओर। ठीक है, अब क्या क्या गुणधर्म होता होगा इस पर चलते हैं। कैसे? परमाणु भार में क्या इफेक्ट होता होगा? परमाणु भार, सॉरी परमाणु साइज है जी, ये भार नहीं है, परमाणु आकार बोलते हैं इसे। परमाणु आकार में क्या अंतर होता होगा? तो ज्यादा चर्चा हमें नहीं करनी, हमें ऊपर ऊपर से चर्चा करना है। अगर ज्यादा चर्चा करना है तो आप हमारे ऐप में आइए और पूरा डिटेल्स पढ़ के जाइए, लेके जाइए और शानदार और जबरदस्त तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। फिर भी हम ऊपर ऊपर में बात कर लेते हैं क्या होता होगा भाई परमाणु आकार। बात करो तो देखो, मैं बोलता हूं कि परमाणु क्रमांक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है बच्चों। क्लियर? कोष क्या होता होगा? कोष बोरबरी सर बताए थे कक्षा 9वीं में, एन ये वाला जी 1 2 3 होता है और के एल एम एन से व्यक्त किया जाता है। पहले कोष की बात करूं तो के बोलता हूं, दूसरे कोष की बात करूं तो एल बोलूंगा, तीसरे कोष की बात करूं तो इसको एम बोलूंगा, चौथे कोष को एन बोलूंगा, है ना? ये पता है ना, कक्षा 9वीं का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो उसी सीक्वेंस में बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो 2 8 18 32 के जो सीक्वेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है, उस बात करूं उसके बारे में तो मुझे समझ में आएगा कि जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा मतलब परमाणु का साइज क्या होता होगा, उसमें कोष बढ़ता होगा। अब जैसे कोष बढ़ेगा, ठीक है, अब देखो अब ये कोष बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस में चला, ठीक, उसके बाद फिर नीचे में आ जाऊंगा, फिर कोष की संख्या और बढ़ सकती है। किसमें? इसके नीचे आऊंगा, जैसे देखो फ्लोरीन हुआ, उसके बाद आ गया आपका नियान, ये हुआ क्या, अक्रिय गैस, बात खत्म। फिर बात होती है सोडियम मैग्नीशियम की, ठीक है। अब लिथियम के बारे में बात कर रहा था मैं, तो लिथियम का मैं देखना चाहूंगा, तो लिथियम की बात कर रहा था, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं सर, 2 और 1 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 3 होती है, तो एक कोष के, एक कोष एल। क्लियर? अब लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, इसमें क्या मिलेगा? 2 और 2, क्योंकि ये 4 होता है। फिर ये देखो, ये तो फिक्स है, पहला वाला कोष है, के वाला कोष है, वो फिक्स है, बदल क्या रहा है? एल वाला कोष 1 2 3 से कहां तक जाएगा? ये जाएगा 8 तक, फिर उसके बाद सीक्वेंस बढ़ेगा। मतलब ये समझ में आई मुझे बात की
अगर मैं लिथियम से फ्लोरीन तक जाऊं तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 और 7 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो नंबर देखो कोष का जो है 2 में फिक्स है कोष, है ना, लेकिन नंबर बढ़ते जा रहा है। अब बात करता हूं, अच्छा यहां तक हुआ समझ में, यहीं तक आप होल्ड कीजिए, मैं चलता हूं सीधा किसके बारे में, ऊपर से नीचे वर्ग में क्या होता होगा, फिर दोनों को रिलेट करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर अब देखो लिथियम से, देखो लिथियम से मैं सोडियम पोटेशियम नीचे आ रहा हूं। लिथियम का 3 होता है, सोडियम का कितना होता है 11 होता है परमाणु क्रमांक जी, और पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। अब 3 है, 2 और 1 किया, 11 है तो 2 8 और 1 किया, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसका 2 8 8 और 1 हुआ। क्लियर। अब क्या अंतर समझ में आ रहा है बच्चों, 2 1 से 2 7 तक गया इधर से, ठीक है। तो कोष कितना दिख रहा है मुझे, 1 और 2 कोष दिख रहा है। लेकिन जब मैं इसका बात किया, कोष देखो यहां से नीचे आया, मैं ऊपर से नीचे आया, 1 कोष 2 कोष 1 कोष 2 कोष 3 कोष 1 2 3 4 कोष बन रहा है इधर, है ना। तो 4 देखो 4 कोष है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते रहो बढ़ते रहा, ठीक बढ़ते जा रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन कोष की संख्या बढ़ रही है, और इसमें क्या हो रहा है, कोष की संख्या कम है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। इससे क्या समझ में आया कि अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो क्या कर सकता है भाई, कोष कम है, दबाव ज्यादा होगा, दबाव ज्यादा होगा तो परमाणु क्या होगा भाई, परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार कम होगा। किसमें, जब मैं कहां से चलूंगा, मैं चलूंगा आवर्त में, आपकी देखो आवर्त है ये, है ना, आवर्त में मैं चलूं बाएं से दाएं की ओर चलूंगा तो कोष की संख्या क्या होगी, समान होगी, और इलेक्ट्रॉन का दबाव ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का दबाव जैसे होगा तो इसका आकार जो है कम हो जाएगा। लेकिन मैं जब बात करूं आवर्त इसमें वर्ग में, तो ऊपर से नीचे चलूंगा तो इलेक्ट्रॉन तो जरूर बढ़ रहा है लेकिन कोष भी बढ़ रहा है, कोष बढ़ रहा है तो ये इसका डिस्टेंस जो है क्या होगा भाई, न्यूक्लियस से मतलब न्यूट्रॉन से, जो न्यूट्रॉन जी नाभिक है उससे बाहर के जो बाहर कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में दबाव भी कम रहेगा, इससे जो है अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, आकर्षण नहीं करेगा, इस कारण से इसका साइज जो है बड़ा रहता है। क्लियर हुआ। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलोगे तो साइज जो है कम होती। क्लियर हुआ, तो ये पढ़ लिए। फिर संयोजकता के बारे में जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करने के जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है उसे बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है, तो इसमें पता चलता है कि पहले संयोजकता जो है बढ़ती जाती है फिर कम होती जाती है आवर्त में। कैसे सर, अगर मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम का 2 और 1 होता है, फिर 1 को देकर वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है 2 में, ठीक है। बेरिलियम 2 होता है, बोरान 3 होता है, कार्बन 4 होता है। फिर बात करूं मैं कार्बन के बाद क्या आता है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन कितना होता है 3 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है, फ्लोरीन 1 होता है। देखो फिर बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो इस प्रकार से आवर्त में इसको भी देख सकते हैं, वर्ग में भी इसको देख सकते हैं। फिर धात्विक और अधात्विक गुणधर्म ये भी बताना चाहूंगा। धात्विक गुणधर्म क्या होती है, जब मैं बाएं से दाएं चलूं तो इसका धात्विक गुणधर्म जो है क्या होती है, धात्विक गुणधर्म जो है धीरे धीरे कम होती है, और जब मैं वर्ग में ऊपर से नीचे चलूं तो धात्विक गुणधर्म जो है बढ़ती है। क्लियर हुआ। क्यों, धात्विक गुण, धातु का दिखाई देना। अब लिथियम से मैं चल रहा हूं इधर, मतलब ऐसा बढ़ रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो धात्विक गुणधर्म जो है क्या होती है, धात्विक गुणधर्म जो है इधर कम होती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्लियर। उसी प्रकार उल्टा देख लूंगा, अधात्विक गुण क्या होगा, तो इधर अधातु रखा रहता है तो अधातु के कारण क्या होता है, अधात्विक गुण बढ़ता है और नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता है। तो इस प्रकार हम दोनों प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, किसका, आवर्त में और वर्ग में, परमाणु आकार के बारे में, संयोजकता के बारे में, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के बारे में। अब विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयन विभव के बारे में बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयन विभव। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आयन विभव के बारे में बच्चों। तो आयन विभव के बारे में आप तो जानते ही होंगे क्या होते हैं। तो देखो मैं बता दूं, किसी विलगित अवस्था में, या फिर ये बोल सकता हूं कोई जो परमाणु है, फिर कोई तत्व है, उससे मैं अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, है ना। उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना, मतलब कोई जो आपके तत्व है उसके अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको बोलूंगा मैं आयनन ऊर्जा।
आयनन विभव, ठीक है। फिर लगे हाथ में बता दूं आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी। अब उसी में तत्व में कोई उसके एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालूंगा, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो आपके क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को मैं दूंगा उसमें, तो उसके लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड रहेगी, उसको बोलूंगा मैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जा सकता है ना। तो ये जो है ये एक दूसरे के ही सिमिलर है ये, है ना। लेकिन बस कैसे होता है उसको अभी मैं चर्चा करूंगा तो आपको और समझ में आएगा, तक आवर्त में और आपके वर्ग में। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम इसका पूरा A to Z जो है आपको डिटेल समझा चुके हैं। आपको ऐप में आइए और पूरा डिटेल्स आपको लेके जाइए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसका चर्चा भी करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आता है और एग्जाम में कैसे लिखना है इस पर भी हमें चर्चा करना है। एग्जाम के जो आपका बूस्टर जो है माइंड है उसको भी बताना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि आपको भी बोर लग जाएगा, लेक्चर लंबा होगा तो, ठीक है। अब लास्ट में आता है विद्युत ऋणात्मकता। अब इलेक्ट्रॉन का झुकाव किधर होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण किधर होता है, विद्युत ऋणी होता है जो तत्व वो ले लेता है, कैसे लेता है, इस पर जो विद्युत ऋणात्मकता उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखें आयनन ऊर्जा में। तो आयनन ऊर्जा के बारे में बात किया मैं, तो क्या पता चला भाई क्या होगा। अब हमें क्या पता चला था, कोस जो है सिमिलर रहता है, मतलब 1 2 जब फिक्स है वही रहता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कितना पड़ेगी बताओ। अब देखो इसमें कोस जो है सेम है, कोस फिक्स है, बाकी सब मिक्स है, लेकिन हमारा कोस जो है फिक्स है, ठीक है। अब कोस फिक्स है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि नहीं। देखो 2 कोस है, चलो बेचारा कार्बन की बात करूं, जब बेचारा नहीं, कार्बन में बहुत क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है, नाइट्रोजन में देखो 2 और 7 होता है, 2 कोस है, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पता सर, हमें भी नहीं पता, ऐसा बोल सकते हो। तो लेकिन इसको निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई, प्रैक्टिकली मत सोचो, लेकिन जो हुआ होगा या फिर जो अजम्पशन कर सकते हैं वो सोचो, जो थ्योरी है उसको सोचो, जो कॉन्सेप्चुअल जो बात है उस पर मन ना जाके हुए काल्पनिक में बात में आओ। अब कार्बन नाम का परमाणु है ना, इंसान है बोलो, उससे जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके अंदर में है विटामिन, उसको निकालोगे। अब कम जगह है उसके पास, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालोगे, और ज्यादा जगह है उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो कोष की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब कोष की संख्या बढ़ती है ऊपर से नीचे में, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूमता रहता है। किसमें भाई, वर्ग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो ऐसा रहता है भाई, ऐसे। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, और आपके 2 ही कोष है, इसमें 7 है, पूरा झूम गया है चींटी जैसे। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की आवश्यकता होगी। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसमें ज्यादा होगी भाई, इसके पास 2 के कोष है, बीच में बैठा हुआ है आपका क्या भाई, नाभिक। ये इसका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव, क्या करते रहता है, इसको खींच के रखा रहता है, तभी इसका सिकुड़ जाता है, इसका परमाणु आकार इसका छोटा होता है। ये तो पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, बाहर रहता है। अब ये बाहर रहता है तो इससे इलेक्ट्रॉन जो इजीली निकल सकता है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के तकलीफ होगी। तकलीफ जितना होगी तो ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। किसी चीज को खींचने के लिए एकदम ज्यादा बल लगा रहे तो ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी, और इसमें हल्का से चुप से एकदम जाए गए, एक इलेक्ट्रॉन निकले आ गए। तो क्या पता चला, आयनन ऊर्जा किसमें कम होती है। मैं अगर बाएं से दाएं चलूं आवर्त में तो आयनन ऊर्जा अधिक लगती है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन विभव अधिक होते हैं। लेकिन ऊपर से नीचे आऊं तो आयनन विभव कम होती है। क्लियर, मजा आया, आगे बढ़े। अब बात करूं एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए जबरदस्ती। अब इसको जबरदस्ती दूंगा तो ये क्या होगा भाई, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण रहता है, कम कोष रहता है बेचारे के पास, क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसको भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि इसमें आओ भैया दे रहे तो दे दो, ले लेते हैं, ले लेता है कौन, ऊपर से नीचे आने पर, मतलब वर्ग में। क्लियर हुआ। और विद्युत ऋणात्मकता में बात करूं तो विद्युत ऋणात्मकता में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है भाई, इसमें भी क्या होता है, बाएं से दाएं चलो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे चलो तो क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये भी किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के अपोजिट है। बस इसमें क्या होता है, ये जो है सहसंयोजक बंध से
जुड़ा रहता है। कौन? विद्युत ऋणात्मकता वाला जो बॉन्ड बना रहता है उस पर कैसे साझा करता है, कैसे आकर्षण होता है, इस पर बेस्ड रहता है। ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा लंबा लेकर नहीं जाएंगे इस लेक्चर को। अब मिलेंगे एक एक नंबर, दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है उसको कैसे डील करना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अप्रोच करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मिलेगा आपको 110% बच्चों, किससे भाई? किससे? इस वाले यूनिट से। तो इसका पूरा तैयारी करेंगे अब, और बस लग जाइए हमारे टीम के साथ, हमसे जुड़िए और मिलते हैं बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।